आगे बिल्कुल आगे। मेरे पास एकदम गुरु जी के पास। हाँ बिल्कुल, हाँ आप मेरे सीट, हाँ मेरे चेयर पे बैठ जाओ। दे दो, यही करो। आ भी जाओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं हाँ, ये पूरा ग्रुप का क्या? आज बच्चा है नहीं ना, बच्चा है नहीं। आगे बैठिए, जल्दी जल्दी। टीवी आगे बैठ जाओ। ये सीआई को जाके बोलना, सीआई है ना, उनको बोलना कि टीवी ऑन कर देने के लिए। फिर हल्ला तो हो ही रही है। समाज कोई भी आवाज नहीं करेगा। टीवी हाँ हो जाएगा। आज का टॉपिक ग्रेविटेशन है। देखिए, जो लास्ट क्लास में रोटेशंस के कुछ टॉपिक पढ़े हुए थे, बोला हुआ था कि जो शीट पे क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करके आइएगा। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है, तो आपने अटेम्प्ट किया होगा तो डाउट्स आया होगा तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ग्रेविटेशंस। कोई डाउट्स है? अभी हो जाएगा, अभी बोल दिया हुआ ना।
पहला क्वेश्चन ये था और इसमें बताना था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सलेशन द स्फीयर विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, है ना। एक्सलेशन ए की वैल्यू क्या होगी जिससे ये स्फीयर प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आपको पता है कि एक्सलेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0 होना चाहिए। अब यहां से देखिए ये जो कार्ट की एक्सलेशन है तो इस पर एक सीडो फोर्स काम करेगा, तो सीडो फोर्स हर जगह काम करेगा। यहां पर भी एक सीडो फोर्स एम काम करेगा इधर की तरफ, और एक आपको एम जी साइन थीटा काम करेगा, है ना। एम जी साइन थीटा किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में। अब यहां से देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। एम ए का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। यदि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलेरेशन 0 होना है तो हम कह सकते हैं कि एम ए कॉस थीटा किसको बैलेंस होना चाहिए, एम जे साइन थीटा को बैलेंस होना चाहिए। और यहां से एम कैंसल, ए जो आ जाएगा वो जी टैन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें इंक्लाइन प्लेन हो और कार्ट के अंदर रखा हुआ हो और एक्सेलेरेशन में हो। प्लीज बातें नहीं पीछे पीछे, कौन सा बोल रहे थे कि कंट्रोल करूंगा, सब बातें कर रहा है। कोई बच्चे बात नहीं करेगा, पूरा जोन वहां टीवी से पीछे सब बाहर जाओगे, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बार बार बोल रहा हूं नहीं समझ रहे हो। तो एम ए का इधर कंपोनेंट क्या है, एम ए कॉस थीटा, और इधर क्या है, एम जे साइन थीटा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए आ रहा है जी टैन थीटा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी रोलिंग कंडीशन लगाना हो तो इसी ढंग से आपको एक्सेलेरेशन को यहां पे 0 करना है। मतलब सीडो फोर्स का जो कंपोनेंट है और एम जी साइन थीटा है उस दोनों को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आगे आ जाओ, अभी सीट है, आगे आगे शिफ्ट हो जाओ। जिनको दिख रहा बिल्कुल लास्ट में जो बच्चे हैं इधर आ जाओ। जैसे आपके पास यहां पे f बताना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट एन एज। तो ये हम पहले कर चुके थे, इसका आंसर कल ही किया था ना, 3mg/4 आया था ना। अच्छा, इसमें बताना है कि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.21 0.5 के बीच में, और आपको इसमें बताना है कि ये टॉपल करेगा कि ट्रांसलेट करेगा। तो पहले इस पे कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। टॉपल किस पॉइंट के अबाउट करेगा, ओ पॉइंट के अबाउट करेगा। तो एफ का टॉर्क ओ के अबाउट लगाओ। एम जी किधर होगा, इधर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एम जी का टॉर्क ओ के अबाउट लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 होगा, बिल्कुल सेंटर से पास करेगा तो। और ये डिस्टेंस, ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, रेगुलर हेक्सागोन का केस है। ये ए है, ये ए है, और आपको ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ईच एंगल 120 डिग्री होता है। अब आपको ये बताना है, देखिए अगर आपको या तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये एंगल 60-60 में डिवाइड हो जाएगा। अब ये ए दिया हुआ है, ये एंगल 60 है, तो अब आपको निकालना है ये वाला, ये वाला कितना निकलेगा, 10 लगा दो, tan 60 इज इक्वल टू, या इस एंगल के लिए tan 60 कितना हो जाएगा, ऐसा करो जिसमें हमें रिलेशन मिल जाए P और H का, तो sin 60 लगा दो। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको x मान लो, तो इज इक्वल टू हो जाएगा XY है, तो x हो जाएगा यहां से √3a/2 होगा। तो ये मिल गया √3a/2। तो अब टोटल ये डिस्टेंस 2x है, यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक √3a/2 का डबल, यानी जो टोटल ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ, √3a, यानी जो ए बी डिस्टेंस हो जाएगा वो √3a हो जाएगा। तो F का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट क्या हो जाएगा, F का टॉर्क जो इसको टॉपल करना चाह रहा है वो हो जाएगा F × √3a, है ना।
ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए किसके, mg का टॉर्क, mg a/2। अब यहां से a से कैंसल, f जो होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए mg/2√3, यानी f की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो टॉपल करने के लिए वो होनी चाहिए mg/2√3, ये टॉपल करने के लिए चाहिए f की मिनिमम वैल्यू। अब आपको दिया हुआ है यहां पे ये चीज। दूसरा हम स्लाइडिंग का केस देखते हैं। स्लाइड करने के लिए फॉर स्लाइडिंग क्या होता है, फॉर स्लाइडिंग की वैल्यू जो है वो f जो मिनिमम होना चाहिए वो कम से कम म्यू एम जी होना चाहिए। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, कह रहा है कि स्लाइडिंग के लिए कम से कम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो, क्योंकि ये जब ये फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को रोकना चाहेगा, तो उस कंडीशंस में कम से कम फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू एम जी होना चाहिए। और टॉपल करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, mg/2√3 होना चाहिए। तो अब देखें कि अगर हमें स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग हो, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग हो, तब क्या कंडीशन होगा। तो कह रहा है कि स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग के लिए जो एफ मिनिमम की वैल्यू हो ये वाला वो कम हो, पहले आ जाइए। मतलब देखो कम से कम ये फोर्स चाहिए म्यू एम जी जिसको स्लाइड कराने के लिए, और ये चाहिए हमें टॉपल कराने के लिए। तो जो पहले वैल्यू आ जाएगा है ना, जो पहले वैल्यू आ जाएगा उस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो अगर मान लो स्लाइडिंग पहले कराना है टॉपलिंग से, मतलब ये वाली जो वैल्यू होना चाहिए वो कम होना चाहिए इससे, मतलब ये पहले आ जाए तभी तो स्लाइड होगा। तो इसके लिए हमने कहा कि ये बड़ा होना चाहिए, यानी mg/2√3 ग्रेटर होना चाहिए म्यू एम जी से। तो mg से mg कैंसल, तो जो म्यू होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 1/2√3। देखो 1/2√3 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3/6 हो जाएगा। √3 से रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब √3 को कितना लिख सकते हैं, 1.732 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट है ना, उसके बाद 2, तो 2 हो जाएगा, तो उसके बाद 5 आ गया 53, उसके बाद 53 में 8 आ जाएगा, तो लगभग आ गया 0.28। मतलब म्यू की वैल्यू जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 0.28, तब जाके स्लाइडिंग करेगा बिफोर टॉपलिंग। तो क्या 0.28 से कम है, तो 0.5 से कम में आ गया, तो ये भी वैल्यू म्यू की वैल्यू देखो 0.5 से कम आ जा रहा है, तो 0.5 से कम में तो 0.28 आ ही गया ना, तो इसका मतलब है स्लाइडिंग भी हो रहा है, यानी ट्रांसलेट का ऑप्शन है। फिर उसी तरह से इसका एग्जैक्ट अगर वैल्यू देखिए, देखो 0.28 ये वैल्यू है 0.21, तो 0.21 इसका मतलब ये हो गया जब आप निकालोगे इसको क्या बोलते हैं टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग निकालोगे तो रिवर्स हो जाएगा ऑप्शन। मतलब इसमें हो जाएगा, देखो इसका उल्टा करोगे, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग किया था ना, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग करोगे तो म्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 0.28। तो 0.28 ये कह रहा है कि 0.21 से ग्रेटर है, तो उसमें तो ये भी आ गया ना, ये आ गया, तो दोनों ही ऑप्शन आ जाएगा, टॉपल भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। सो द राइट ऑप्शन इज सी, बोथ ऑप्शन इसका करेक्ट हो। एनालिसिस बता रहा हूं क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि देखो मेंस के लिए भी टॉपल आता है और एडवांस में तो आता ही आता है। रोलिंग एंड टॉपलिंग को एडवांस के लिए तैयार करो और एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मेंस के लिए, तो ये दो टॉपिक को तैयार करो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ पड़ा है, दिक्कत हो सकती है आपको। देखो
ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, रॉड का मास m है और लेंथ l है, मास m है, लेंथ l is suspended by means of two light inextensible strings as shown in the figure. The tension in the one string, एक स्ट्रिंग में बताना है कि टेंशन क्या होगा immediately after the other string is cut. जैसे ये लटका हुआ है, स्लैंग या रॉड लटका हुआ है और इस साइड से स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो ये सीधे गिरेगा। तो जस्ट आफ्टर कट बताना है कि इस वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा। मतलब इसका अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो सोच नहीं पाओगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को दिमाग में रख के जाना पड़ेगा एग्जाम। अब इसको क्या करेंगे, देखो जैसे ही इसको कट करोगे इसका वेट mg इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट ए होगा, प्लीज बातें नहीं, ये जो पॉइंट ए है वो स्टेशनरी रहेगा जैसे ये कटेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। जस्ट आफ्टर कट की बात कर रहा हूं। जस्ट आफ्टर कट कोई भी बॉडी कब मूव करता है किसी डायरेक्शन में, जब उस पे फोर्स होता है। बेसिक छोटे छोटे चीजों को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स पे सोचोगे ना, आधे एक एक घंटे तो दिमाग खुलेगा। और मतलब इंजीनियर बनने की इच्छा है लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे हो, कर रहे हो पता है कहाँ, जहां पैटर्न चलता है ऐसे ऐसे करके इस टाइप का इस टाइप का ऐसे ऐसे करते हो। दिमाग को जब तक खोलोगे नहीं, जब तक के मतलब लॉजिकल टाइप का ब्रेन नहीं डेवलप होगा तो रैंक आना मुश्किल है। और थोड़ा सा काम की जरूरत है। आप सब में मतलब मेंस के मैक्सिमम बच्चे यहां रिजल्ट दे सकते। तो जैसे ही इसको कट करोगे तो ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में बताया हुआ। इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब जैसे ही इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ तो इसका जो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, वो एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो ये मोशन सर्कुलर मोशन का यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा क्योंकि यहां पे ओमेगा बदलेगा। जैसे जैसे नीचे आएगा आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो आई ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ए होता है वो अल्फा आर होता है। यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में अल्फा एंगुलर एक्सलेशन से घूम रहा है तो इसकी जो टेंजेंशियल एक्सलेशन होती है वो ए इज इक्वल टू क्या होती है, अल्फा आर। यानी हमें इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्सलेशन है नीचे की तरफ वो आपको ए इज इक्वल टू अल्फा आर से निकलेगा। ये किसके अबाउट घूम रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस ए पॉइंट के अबाउट। जब इसको आप कट करेंगे तो बिल्कुल 2 बार 4 बार 5 बार सवाल को लगा के एग्जाम में जाओ, नहीं तो स्ट्राइक करेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा किधर से सोचे। अब यहां से हमें इस पॉइंट के अबाउट अल्फा निकालने की जरूरत है क्योंकि हमें अल्फा चाहिए इसमें ए के लिए। हमारा प्लानिंग क्या है, क्वेश्चन का प्लानिंग यह हुआ कि यदि हमें टेंशन निकालना है तो टेंशन निकलेगा फोर्स इक्वेशन से। फोर्स इक्वेशन लगाने के लिए F इज इक्वल टू ma चाहिए, A चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो A कहां से मिलेगा, तो अल्फा आर से। अल्फा कहां से मिलेगा, तो टॉर्क से, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लगाना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है। तो हमें फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। ये तो टेंशन खत्म हो चुका है। तो mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये लेंथ है L/2, तो टॉर्क की वैल्यू होगी फोर्स इंटू लीवर लेंथ, तो mg इंटू L/2। तो ये हो जाएगा mg इंटू L/2 इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन होता है। आई होता है जिसके अबाउट घूम रहा है। तो रॉड के इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 1/3 ml²। तो 1/3 ml² इंटू अल्फा। यहां से m से m कैंसल, L से L कैंसल, तो यहां से अल्फा हो जाएगा 3g/2l। तो a क्या हो जाएगा, अल्फा आर। अल्फा है 3g/2l और r क्या है, L/2, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया ना, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक L/2।
यहां से L/2 कर देते, L से L कैंसल, दैट इज 3g/4। तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया 3g/4। अब फोर्स इक्वेशन लगाते हैं बॉडी पे, इस पे वेट mg इधर की तरफ काम कर रहा है, टेंशन T ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो इसके लिए फोर्स इक्वेशन लगाएंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया 3g/4, टी निकालना है, टी इज इक्वल टू mg माइनस 3mg/4, तो क्या हो जाएगा mg/4। एकदम बिल्कुल बढ़िया सवाल है। क्या था सवाल, इधर से कट करते हैं तो रॉड घूमेगा, रॉड किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट। मतलब आपको ये होना चाहिए कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं किसी दूसरे को, उसके क्रॉस क्वेश्चन के साथ, हर टर्म का क्रॉस क्वेश्चन हो हम उसको बता सके। ठीक है, अगर ऐसे आप समझ के उसको रिवाइज करते रहोगे, सेशन में 2-4 बार करोगे, बिल्कुल सेट हो जाएगा। स्लैंग वो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। इस पे ये क्वेश्चन जो है, देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले में क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, इसमें फिर से मैं आपको बता रहा हूं करेंगे कैसे। इस बाउल का हेमिस्फीयर जो शेल है या बाउल, कटोरा, ऐसे कटोरे शेप में, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। इसका रेडियस, पूरा रेडियस आर दिया है, और इसका जो स्फेरिकल बॉल है इसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है। यहां से इसको रिलीज किया जाता है। द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द शेल क्या होगा व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए से रिलीज होगा, तो नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द शेल क्या होगा ये बताना है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक आया, तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चंस की प्लानिंग करेंगे ना कि भाई कहां से स्टार्ट करें। मैकेनिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन को पहले एक बार सोच लो पेन उठाने से पहले कि करेंगे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। बिल्कुल आइडिया एग्जाम में नहीं आ रहा है कोई नहीं उधर, क्योंकि इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग होने वाला है और टाइम वेस्ट होने वाला है। जिसमें आपको आइडिया नहीं आता है 1 मिनट के अंदर कि क्वेश्चन में क्या करना है, जबरदस्ती पेन चला रहे हो, वो जबरदस्ती आंसर मार्क करोगे। होता क्या है, इमोशनल हो जाता बच्चा। 2 मिनट 4 मिनट लगा दिया तो अब आंसर कैसे नहीं आएगा, भिड़ गया उस पर, पूरा 5-7 मिनट लगा दिया, लास्ट में गलत आंसर मार्क कर दिया। करके ही जाना, कसम गलत है कि मेरा 7 मिनट खाया है ना, मैं तो मार्क करके जाऊंगा। इसलिए ये जितनी थिंकिंग पहले से डिसाइड कर लोगे, इसको बोलते हैं दूरदर्शिता, प्रूडेंशियल्स नॉलेज। पहले ही देख लिया कि भाई प्लानिंग नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन को कैसे करें, तो छोड़ो, लीव इट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जो आता हुआ क्वेश्चन ही 60% होता है। 60% कर जाओगे तो अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। 30-40% तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्विस्टिंग होता है। 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्ट स्ट्राइक करता है मेंस के अंदर। 40% ऐसे सवाल होते हैं जो टफ माने जा सकते हैं अगर आप बहुत डेप्थ से नहीं पढ़े हो। तो हम 60% को क्यों ना कर लें, हमारा आराम से रिजल्ट क्यों ना आ जाए, हम आराम से हैप्पी क्यों ना रहे। टॉपर बनने के चक्कर में मेंस का रिजल्ट परसेंटाइल एकदम डाउन हो जाता है, एडवांस की एलिजिबिलिटी नहीं होती, एडवांस भी नहीं दे पाता। ठीक है, तो प्लानिंग अच्छे से करो। अब यहां से यहां तक आया तो भाई नीचे आया, और यहां का नॉर्मल स्पीड आप सोचेंगे कैसे, कहां से हमारा रिवर्स गियर कहां से लगाएंगे। देखो लास्ट वाले पॉइंट से पूछा गया है नॉर्मल फोर्स क्या होगा, यहां से सोचते हैं। स्टार्टिंग से ही एक बार पढ़ लिया, यहां से सोचना शुरू किया। अब देखो नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो भाई नॉर्मल फोर्स ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो वहां नॉर्मल फोर्स क्या, सर ने कोई ऐसा क्वेश्चन सवाल बताया हुआ है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था और वहां पे नॉर्मल कैसे निकाल रहे थे, तो तुरंत याद आएगा, अच्छा नॉर्मल जहां कहीं भी था उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स से कनेक्टेड चीज था। कि आपको पता है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहां पे इसका एफबीडी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स पूछा गया है, तो हम एफबीडी बनाएंगे। तो यहां पे एन इधर होगा, एमजी इधर होगा, तो एन माइनस एमजी, देखो एन इधर है, एमजी इधर है, तो एन माइनस एमजी इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई आर। तो हमें वी यहां का पता है, जिस वेलोसिटी से ये नीचे ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है,
तो ये आपको n है, इधर mg है, तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें r क्या होगा, r क्या ये कैपिटल R होगा, क्या r स्मॉल r होगा? तो हम इसमें देखेंगे कि भाई ये जो r है इसका जो सर्कुलर मोशन है बेसिकली वो इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। मतलब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो सेल का एक सेंटर है और जो यहां पे पार्टिकल्स है उसका एक सेंटर है, ये पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, उसका जो सेंटर होगा, इस पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि R जो होगा बेसिकली कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैपिटल R पूरा रेडियस होता है और इसमें से ये वाला रेडियस R आप माइनस कर दोगे तभी तो यहां से यहां तक निकलेगा, यहां से लेकर के यहां तक सेंटर तक कितना डिस्टेंस और रेडियस हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब बात हो जाती है कि हमें अगर v निकल जाता है तो n निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें v चाहिए, v निकालने के लिए हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, देखिए यहां से लेकर के यहां तक आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लूज किया, mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r, उतना हाइट। किसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, सेंटर से सेंटर, यहां सेंटर से यहां सेंटर। मतलब ये एक रूल भी फिक्स हो गया, जब कोई भी इस तरह का स्फेरिकल बॉडी है तो सेंटर टू सेंटर देखते हैं, सेंटर ऑफ मास से ही देखेंगे। तो ये हो जाएगा mg r माइनस r इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या टर्म है, हमें v चाहिए तो हमारा n निकल जाएगा, v यहां से आपको आएगा, ओमेगा i को क्या लिख देंगे, देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट के अबाउट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, देखो ये तो 2/5 mr स्क्वायर इसके सेंटर के अबाउट है ना, और प्लस एम डी स्क्वायर, तो m इंटू r माइनस आर का होल स्क्वायर, ये तो i आ गया, और ओमेगा जो होगा वो होगा v बाई आर। तो देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, और इसमें दो वैल्यू i और ओमेगा की इसमें पुट करोगे, देखो v ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे, i की वैल्यू पुट करोगे तो v आ जाएगा, v की वैल्यू यहां पुट करेंगे n आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए, 17/7 आएगा कुछ, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना। अब हम देखते हैं चैप्टर्स की तरफ। देखो कुल मिलाकर के देखो मेरे बहुत सारा सवाल है, मैं आपको चाहूं तो बहुत सारा सवाल लगा के बता सकता हूं, लेकिन आप धीरे धीरे इंटरेस्ट खोते जा रहे हो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे, क्योंकि आप करते नहीं हो साथ में पैरेलली काम तो यूजलेस हो जाएगा। मैं ही कर रहा हूं और आप करके आते नहीं हो, क्योंकि पढ़ते नहीं हो आपको 8 घंटे पढ़ने से ये साइंस समझेगा नहीं, मिनिमम से 8 घंटे पढ़ते हो, 2-3 घंटे इफेक्टिवली देखा जाए तो आधे 1 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे बैठते हो ना तो इफेक्टिव आधे 1 घंटे पढ़ते हो। अब उस पढ़ाई में संभाल नहीं रहा है कोर्स, सब तीनों सब्जेक्ट हौच-पौच हुआ पड़ा है। इसका एक ही इलाज है, मेहनत, टाइम आपको इनपुट करना पड़ेगा, वो आप कर नहीं रहे हो तो इसलिए बहुत डिसइंटरेस्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना। तो एफर्ट दोनों साइड से होता। हमारे फैकल्टी, अगर आप मान लो आप पढ़ रहे होते हैं, हम आपको टालते आपके डाउट्स को, आपके उस चीज़ को, कंटेंट्स को, तो आप कहते कि नहीं सर आपके साइड से गलती है। मैं तो, मेरी चाहत है कि आप सब काम करो, लेकिन करते नहीं हो। एक होता है कोई कोई अच्छा बैच पकड़ाता है, अभी जैसे एक बैच है उसमें से 30 से 40 बच्चा पोटेंशियल में गया है, पूरा बैच ही खाली हो गया। तो अब डिपेंड करता है ना कि बैच कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, बैच का माहौल कितना अच्छा बनाओगे। पहले 2 तैयार होता है, 4 तैयार होता है, 10 तैयार होता है, अभी तक तो 20-25 तैयार हो गया रहता। मुश्किल से 5-7 बच्चे अभी ट्रैक पे हैं, 10 बच्चे हैं ट्रैक पे।
ट्रैक पे हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है, तीनों सब्जेक्ट की बैलेंसिंग नहीं है। तो ये चीज है, इसको आप सिंसियर होगे तभी तो लगाओगे। अब जैसे चैप्टर्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलो रोटेशंस तक आप बैकलॉग करोगे, धीरे धीरे करो। अब इस चैप्टर जो अभी चल रहा है वहां से सब लोग कसम खा लो कि नहीं, समझना है। सबसे पहले क्लास की चीजों को समझना है, दैट्स ऑल। सबसे पहला काम ये होता है। क्लास की चीजों को अगर समझ गए ना तो डेफिनेटली आप आगे अच्छा करना शुरू कर देंगे। जी प्लीज देखो, वैलिड बात बोलो। देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी बताया था कि ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जब हम बात करेंगे तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो पॉइंट मास है। यूनिवर्स में कोई भी दो पॉइंट मास है। पॉइंट मास मतलब आप समझ रहे हो, रिजिड बॉडी नहीं होना चाहिए जिसका कोई डायमेंशंस नहीं है। तो पॉइंट मास है, सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ का मतलब है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर m1 m2 दो मास है तो प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया कि पॉइंट मास के लिए। इसमें लिख दिया ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट मास। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो F को लिखते हैं जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आज मैं इंडिविजुअली बच्चों को आज काम दूंगा, और जो काम करके नहीं लाया अगले क्लास में तो उसको पकड़ूंगा बढ़िया से, अकेले पकड़ूंगा, क्लास में से बुला के ले जाऊंगा उसको, हाँ, और पेरेंट्स से बात करूंगा कि बच्चे देखिए पढ़ नहीं रहे। और खाली बार बार आपको जाके कहेंगे कि फिजिक्स समझ में नहीं आया हमको, और केमिस्ट्री वाले उधर दबाव आएगा तो कहेगा केमिस्ट्री नहीं आया समझ में, क्योंकि वो तो मार्क्स बताता है ना। ये तो आप गलत डेटा ही बताने लगोगे ना, मार्क्स आएगा कहीं में भी कम, आप कहोगे नहीं ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, और आना है फिजिक्स ही, मेरे को पता है। नहीं भी पढ़ोगे तब भी आएगा मार्क्स फिजिक्स में ही, क्योंकि ये क्लियर कट वो देता है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो मार्क्स अच्छा देता है। तो जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे करना है, ठीक है कि नहीं। सारे बेंच वाला बच्चा इस सबको ये सुनो, ये अभी सेंटर मास का टेस्ट है ना, सेंटर मास का 1 to 5, 1 to 5 सारा डीपीपी साथ में मिलके करना है और उसको सबमिट करना है, नहीं तो पकड़े जाओगे। 1 to 5 सेंटर ऑफ मास, सबसे पहला क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास 1 to 5, ठीक है। रोलिंग मोशन,
तुमने किया रोलिंग मोशन? अभी पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, मुझे पता है। पढ़ रहे हो तो अब इंडिविजुअली सबको कॉमन दे रहा हूं, बाकी सब असाइनमेंट सबका डीपीपी 1 to 5 सबका प्रिपेयर होना चाहिए। 1 to 5 सबका, 1 to 5 सेंटर मास वाला टॉपिक डीपीपी सबसे पहले। जैसे जैसे होमवर्क देता हूं सब चेक करूंगा, उसको करना ही करना है, और नहीं हो तो आ जाना मॉर्निंग में डाउट के साथ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो चेक करूंगा, नहीं रहेगा तो मैं एंट्री नहीं करने दूंगा क्लास में। कल है ना क्लास 1 to 5, और रोलिंग मोशन जिसका 1 to 5 कंप्लीट हो गया है सेंटर ऑफ मास का, उसका रोलिंग मोशन, स्पेशली रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन चलो पहले मेंस के लिए बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो डीपीपी है वो सारा डीपीपी कंप्लीट करना है, जिसका 1 to 5 कंप्लीट हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कम से कम 3 से 4 डीपीपी है, यानी रोटेशनल मोशन का 1 to 5 में सारा आ जाएगा। 1 to 5 रोटेशनल का, 1 to 5 सेंटर मास का। जिसने सेंटर मास कंप्लीट कर लिया वो रोटेशंस का करेगा, इससे ज्यादा नहीं, बस ये कल तक लेके आना। टेस्ट लूंगा, पूछूंगा, कॉपी चेक करूंगा और पूछूंगा कैसे हुआ, ये दोनों। कल है ना क्लास? अरे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अच्छा नहीं है तो फिर जब क्लास होगी तब लेके आना। तो उसमें 5 और ऐड, अगर कल नहीं है तो 5 और ऐड कर देना उसमें। हाँ अब तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, इतना 2-3 दिन का टाइम रहेगा तो क्या करोगे। अच्छा चलो इसमें आते हैं। 6 घंटे सोते हो ना तो 2 घंटे डीपीपी के लिए, 4 घंटे सो के 2 घंटे अलग से डीपीपी के लिए निकाल लेना। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये जो सबसे पहले देखते हैं, ये जो फोर्स है, प्लीज इधर, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है न्यूटन ने बताया कि सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको आर की बात हो और आपसे मैंने पूछा एक रॉड और एक पॉइंट मास के बीच में क्या फोर्स लगेगा, इसका मास m है, इसका मास m1 है या कैपिटल M है, और मैंने आपसे कहा कि इन दोनों रॉड एंड पार्टिकल के बीच में फोर्स बताइए, तो आप कहोगे Gm1 m2 बाई r। क्या लोगे, r तो होता है डिस्टेंस बिटवीन द मास, तो यहां पे तो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, सारा डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप सेंटर ऑफ मास से भी लोगे तो गलत आ जाए। सेंटर ऑफ मास से भी अगर मान लो ले लोगे तो ये गलत है, क्योंकि सेंटर मास का यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ सेंटर मास का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई कर सकते हो, जब बॉडी बहुत दूर दूर हो, पास में नहीं हो, यानी जितने भी इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस होता है या कोई सिमेट्रिकल बॉडी होता है, उस केस में सेंटर ऑफ मास आप यूज कर सकते हो। सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब ओनली स्फेरिकल, उस केस में ही आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज प्लीज, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस वाले केस में ये कंडीशंस होना चाहिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए उसके रेडियस से, बॉडी के रेडियस से। अगेन मैं चीजों को आपसे रिकैप करवाऊंगा जो मैं आपसे बोला हूं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के लिए वैलिड है। दूसरा, पॉइंट मास कब कब हम यहां पे केसेस वेरी करेगा, जब रिजिड बॉडी होगा तो इस फॉर्मूला को हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर स्फेरिकल बॉडी होगा तो इस फॉर्मूला को हम सिमेट्रिकली लगा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली यह ट्रू हो जाएगा। इस केस में जो डिस्टेंस आर लेंगे वो सेंटर टू सेंटर लेंगे। नॉट ओनली दिस, अगर दो स्फीयर टच भी कर जाए या दो डिस्क सिमेट्रिकल बॉडी टच कर जाए या 3 डिस्क टच कर जाए तो यहां पर भी आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हैं।
यानी सिमेट्रिकल बॉडी में रिंग हो गया, है ना, रिंग हो गया, उसके बाद आपके पास डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, इन सब में आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज दो रिंग है, दो रिंग आपस में कुछ डी डिस्टेंस पे है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मैंने आपसे पूछा कि दोनों दोनों रिंग के बीच में फोर्स क्या होगा, तो G m1m2/d², रॉन्ग रिजल्ट्स देगा। अब कहोगे कि इसका सबका ट्रू क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन से हो सकता है। इंटीग्रेशन क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर आपके पास रिजिड बॉडी होगा तो पॉइंट मास अज्यूम करना पड़ेगा, और फिर एक पॉइंट मास का, प्लीज देखो इधर, ये m मास का ये बॉडी है, और यहां पर एक पॉइंट मास अज्यूम कर लेंगे, ये पॉइंट मास dm अज्यूम कर लेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स पहले देख लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स आएगा। तो इंटीग्रेशन मेथड से ही टोटल फोर्स को आप मतलब इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि यूनिवर्सल, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां का जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे दो मास को आप एयर में रखो या वाटर में रखो या वैक्यूम में रखो, वहां पे फोर्स की वैल्यू सिर्फ मास और डिस्टेंस पे बदलेगा, है ना, उसके मीडियम पे नहीं बदलेगा। इसलिए जो इस फोर्स को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, मतलब हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अप्लीकेबल only for point mass. It is applicable only for point mass. Second, for symmetrical bodies like ring, disc, sphere, the F is equal to G m1m2/r² formula can be applied for the center of mass distance. ठीक है। और थर्ड पॉइंट, इट इज लॉ, यूनिवर्सल लॉ, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इसको लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, जल्दी से, द वैल्यू ऑफ, नहीं द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, और जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब ये मीडियम में चेंज नहीं करता है। तो इतनी सारे पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इसको बड़े केयरफुली अब पढ़ाना पड़ेगा, इस बच्चा सब अपने से नहीं पढ़ रहा है, इस बार पढ़ा। बोलिए क्या क्वेश्चन? G m1m2 फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस, लेकिन उसमें क्या लगा दिया हमने, सिमेट्रिकल बॉडी, जैसे स्फीयर हो गया तो वहां पे सेंटर टू सेंटर ले सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं सेल, है ना, लेकिन वो कंडीशंस बता दिया कि स्फीयर में लगा सकते हो। नहीं
इधर अभी भी हल्ला हो रहा है। नहीं सर, नहीं हुआ। चलो ये बेंच है जी, शिफ्ट हो जाइए। जब हल्ला हो रहा है तो फिर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है। जल्दी जाइए जाइए, आराम से बैठिए आगे। अच्छा, आप फर्स्ट। हाँ इधर, क्या नाम है? हाँ, ये सोच रहा है नहीं, इधर इधर आगे आगे, साथ अकेले बैठना है, अकेले बैठना है, साथ नहीं बैठना। बेंच पे जल्दी जल्दी आइए जल्दी। नहीं निकल नहीं, आ जाओ, निकलने दो दो। हाँ, आगे आगे आ जाओ आगे। तो यहाँ अकेले, यहाँ आप ही जाओ, रुक गए आगे। बहुत रडार पे आ रहे हो तुम भी, फंस जाओगे अब, बहुत देर से देख रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे थे तुम लोग? बोल रहे थे ना कि सर कुछ बोल। और हो जाएगा, पढ़ना तो शुरू करो यार। देखो समझ में जब आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक अच्छे से नोट्स भी लिखा जाता है। जब समझ में नहीं आता ना तो कितना भी अच्छे से साफ साफ लिखूंगा ना, वो इतिहास की तरह हो जाएगा, तुम खाली छापोगे। अभी तक नोट सारा कंप्लीट हो गया है। आप जैसे देखो ना, अब तुम कह रहे हो, लेकिन ये देखो कि बहुत ज़्यादा, अगर ठीक है टाइम दूंगा तुम्हारी बात को सही। हाँ इम्पोर्टेंट, ठीक है कोई बात, ठीक है मैं। ठीक है, तो आप देखो जो जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए इस बार, ठीक है। ये इस लेवल पे ग्रेविटेशंस को मैं पढ़ा रहा हूं कि जो पॉइंट डिस्कस किया, डाउट्स है पूछो, अदरवाइज मैं पूछूंगा, नहीं बताओगे बाहर वेट करना, क्योंकि क्लास में ऐसे बैठने नहीं दूंगा आराम आराम से। इसलिए जो बात बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए और चुपचाप रहिए, क्योंकि अगर आप बात करते हुए पाएंगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा रिवर्स, नहीं बताओगे बाहर जाओगे। सेकेंड पॉइंट है कि फॉर द सिमेट्रिकल बॉडीज, जैसे डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, रिंग हो गया, इस पे आप डायरेक्ट ये ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां तक लिख दिए क्या? लिखिए जल्दी से, इस पॉइंट को कवर कीजिए जल्दी। इंटीग्रेशन वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे दो स्फीयर के बीच में इंटीग्रेशन लगाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है, इसके लिए अलग से थ्योरम बताया जाता है, सेल थ्योरम, ठीक है ना। वो देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स को अवॉइड करना चाहते हैं। मैथ्स लगा के तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन मैथ्स इतना टफ हो जाएगा कि फिजिक्स उलझ जाएगा, इसलिए अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है। इसलिए जो स्फेरिकल बॉडीज है जिसको आप पॉइंट मास बना सकते हो तो सकते हो, लेकिन अदर देन स्फीयर अगर आप कोई भी बॉडी पे लगाओगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा। रॉड एंड पार्टिकल पे क्या फोर्स होगा तो उसका इंटीग्रेशन मेथड से होगा। खड़े हो जाओ। कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल क्यों बताया? कांस्टेंट तो अदर कांस्टेंट भी होता है, जैसे कई ऐसे कुलम जो कुलम्स लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, वो होता है के Q1 Q2/r², वहां भी के कांस्टेंट है। तो के और इस जी में क्या डिफरेंस है?
कैसे मतलब चेंज, उसको और क्लियर करो। मीडियम पे चेंज नहीं करता, जी की वैल्यू मीडियम बदलने से चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप दो मास है, ये दोनों मास है, इसको आप वाटर में रखते हो या उसी मास को किसी दूसरे मीडियम में रखते हो, एयर में रखते हो, तो फोर्स जो पहले होगा वाटर में वही एयर में रहेगा। अगर आर चेंज नहीं किया तो फोर्स भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर हुआ? इसलिए यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। अब जैसे देखो, इट फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका मतलब आप समझिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास यहां पे m मास है, इधर m1 मास है, इधर m2 मास है, इधर m3 मास है, यदि मैं इस m मास पे फोर्स देखता हूं, इस तीनों मासेस का, ये फोर्स, इस पे फोर्स लगना है, बाकी यहां पे कितना है, 3 मास है, तो ये मास इस मास को इसी लाइन के अलॉन्ग अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो देखो, इस मास पे फोर्स बताना है तो ये मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस m2 और m3 को एब्सेंट मानना है, मतलब m2 m3 का इंटरेक्शन तो अभी इसमें नहीं सोचना है। इंडिपेंडेंट फोर्स अलग अलग लगाना ही सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो है कि जब यूनिवर्स में बहुत सारे मासेस हो तो दो मास का इंटरेक्शन वन एट ए टाइम देखना होता है, एक एक करके। जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब ये मास इसको इधर की तरफ करेगा, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये फोर्स क्या है, F3 है। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। अब देखो, इस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस धराधर गिरने शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो इसी अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इसके अलावा अब कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चंस है, इसको जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो उसको अप्लाई करना क्वेश्चन में। जैसे सबसे सिंपलेस्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ a है, और इसके सेंटर पे यहां पे एक m0 मास है। m0 मास पे नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताना है, m0 मास पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, फोर्स ऑन द m0 मास। अब देखो इसको कैसे इनिशिएट करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट करेंगे। इस m0 मास पे फोर्स बताना है तो हमें कंफर्म है कि इस m0 मास को ये m मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये m मास इस m0 मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये m मास इस m0 मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरफ, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स मान लेते हैं F, ये फोर्स है तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ये भी फोर्स होगा F। आप कहोगे क्यों? क्योंकि मास और डिस्टेंस सेम है, तो ये फोर्स F होगा तो ये भी फोर्स F होगा, और ये फोर्स क्या होगा, F1 होगा। ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, F1 होगा। ये देखो, अब तीनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो एक ही फोर्स बचेगा ऊपर वाला।
तो F1 वाला बचेगा। तो अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 के बराबर है। और F1 है क्या, F1 है जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय, देखो जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां से लेकर के यहां तक वर्टिसेस से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये ए होता है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन आ गया। तो साइन थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 इंटू ए √3a/2, मतलब ये हो जाएगा √3a/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा जी एम एम नॉट बाय 4 ऊपर चला जाएगा और इधर हो जाएगा 3a²। ये टोटल फोर्स आ जाएगा रिजल्टेंट। कोई दिक्कत है? तो पहला क्वेश्चन अभी हमने आपको स्ट्राइक किया कि पहला क्वेश्चन जो आता है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से रिलेट करके आपको आएगा। आराम से इसको कर सकते हो। इसमें हमने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा और जो ये वाला फोर्स है बच जाएगा। तो ये वाला फोर्स के लिए मास m और m0 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे कितना डिस्टेंस है, √3a/2। ठीक है, लिखिए इसको, चलिए चलिए लिखिए। एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए। देखिए इसको, सब बच्चे की कॉपी में होना चाहिए। बढ़िया नींद आ रही है आज। चलिए आगे देखते हैं। देख रहा है ना, देख रहा है ना, मतलब कितना जो वहां जाता तो कहता है कि नहीं ना सर मैं बात नहीं कर रहा था, कसम से। सब दिख रहा है, यहाँ से कौन कौन बात कर रहा है, वहां से सब दिख रहा है।
अच्छा देखिए यहां से यहां पे स्क्वायर है और यहां पे सारे मासेस एम एम है, ठीक है, 3 मास है और एक सेंटर पे एम नॉट मास है, इसकी साइड लेंथ ए है। अब आपको बताना है कि फोर्सेस ऑन द मास एम नॉट क्या होगा, फोर्सेस ऑन मास एम नॉट क्या होगा। हाँ, अब देखो इसको कैसे करेंगे बता दो, एक बार करके देखो। एम नॉट मास पे ये मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों कैंसिल हो रहा है, एक इधर वाला बच जाएगा। क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। ट्यूसडे को नहीं, मंडे 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 को तो है ना क्लास, मंडे को तुम्हारा ज़्यादा टॉपिक नहीं करना है, तुमको सिर्फ सेंटर ऑफ मास का सारा डीपीपी 1 to 5 बोला हूँ ना, वो करके आना है, दिखाना है। सेंटर ऑफ मास को थ्योरी एक बार सारा लेक्चर पढ़ लोगे, दिक्कत होगी तो पूछ लोगे, कल आकर के पूछ लोगे थ्योरी। एक बार थ्योरी पढ़ो, जो लेक्चर्स उसको पढ़ो, जो डाउट्स होगा तो वो करोगे, ठीक है। इसलिए तो बोला हूँ अब शुरू कर दो, जितना डाउट्स होगा एक राउंड में डाउट्स बता दूंगा, फिर काम दूंगा। अब उसमें ट्रैक पे तो आ जाओ। ये क्या होता है, हैं? यहाँ पे आपको एम नॉट मास पे फोर्स बताना है। तो देखो ये एम मास इस एम नॉट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, और ये एम मास इस एम नॉट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों फोर्स तो बराबर ही होगा ना अपोजिट में। क्यों बराबर है, क्योंकि एम और एम नॉट यहां भी है, एम और एम नॉट यहां भी है, और आर डिस्टेंस भी सेम है, तो मास और डिस्टेंस सेम होगा तो फोर्स भी सेम होगा। और आपको पता है कि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर देता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास ये थर्ड वाला, ये इधर वाला, ये फोर्स F बच गया। अब ये F क्या होगा, तो F होगा जी एम नॉट और डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट, देखो ये डिस्टेंस कितना होता है a/√2, सेंटर से लेकर के वर्टिसेस तक का डिस्टेंस a/√2 होता है, इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, वो a/√2 का स्क्वायर 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, बाई क्या होगा। एक सवाल और बताओ जल्दी। इस बार इसमें 2m मास है, इधर m मास है,
इधर m मास है, इधर 2m मास है, और सेंटर पे एक m नॉट मास है, साइड लेंथ स्क्वायर a दिया है, फोर्स ऑन द m1 मास बताना है, फोर्स ऑन m नॉट मास। अटेम्प्ट करके देखिए, सोचिए। पक्का तुम लोग जिस दिन सही पढ़ने लगे रहे तो मैं तो मतलब पार्टी दे दूंगा, मतलब तुम लोग इतने होपलेस हो चुका हूं। एक पार्टी पढ़ने लगे। क्या कर रहे हो? पढ़ो ना, मन लगाओ ना थोड़ा सा पढ़ाई। डिस्प्ले एशिया ही नहीं है ना, तो मैं कैसे करवाऊँ? यहाँ से दिख रहा है तो कोई ऐसा बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा ये कर सकता हूँ, लेटर साइज बड़ा कर देता हूँ। पढ़ाई करो, कोई बात है, जो छूट गया यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, इसी लेक्चर्स को देखोगे, जो सब भी डाउट्स होगा ना, पहले सीरियस हो जाओ, बचपना छोड़ो। आप थोड़े बड़े हो गए हो अब, है ना, तो अब थोड़ा बचपना छोड़ के आप पढ़ाई करो। और डेली जो है ना, यहाँ पे मॉर्निंग में आओ, लाइब्रेरी में बैठो 10 दिन तक। सबसे पहले तो मेरे से मिलो, लाइब्रेरी में जो बच्चा आया मेरे से मिलो एक बार, ठीक है, मेरे से मिल के ही जाना है। क्या समझे? क्या नाम है तुम्हारा? मनीष, अवनीश कुमार। हाँ तो अवनीश, ठीक है। पढ़ने का मन किया है तुमको आज? ठीक है। ओ अच्छा ठीक है, नहीं आओ। हाँ बोलो। लो लो। 2g 2m0/a²। अच्छा देखो, तेरा अप्रोच है लेकिन आंसर गलत आया, आंसर गलत आया। 4g आया है। क्या आंसर बोलो? 0 आया। अच्छा देखो यहाँ पे 4g m0/a² आया है, यही आंसर है क्या? 90° है तो डायगोनल्स 90 डिग्री पे तो होगा ही। तो क्या आ गया आंसर? नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बताओ ना फाइनली। आईजे में भी आएगा तो मैग्नीट्यूड तो बता ही सकते हैं। आंसर एक मास का एक मास के साथ होगा, एक मास तो बच जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। रोशन कुमार, क्या है आंसर? ये क्या है? a²। ये क्या है? 4g। तो यही आया, सबका आया 4g mm0। अच्छा देखो, अच्छा देखो इधर क्या गलती कर दिए तुम लोग। इधर 2m मास है, इधर m मास है, ठीक है। आप देखो यहां से ये m0 मास इस 2m मास से इधर अट्रैक्ट होगा, और ये m मास से इधर अट्रैक्ट होगा। तो इसका फोर्स अगर F होगा तो इसका तो 2F होगा ना, क्योंकि मास तो डबल हो गया। उसी तरह से ये 2m मास से इधर अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका फोर्स F है तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि 2m मास है। तो आप क्या करना है इसको कि 2F में से F माइनस कर दो तो F बच गया, इधर भी 2F में से F माइनस कर दो तो F बच जाएगा। और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट एक चीज समझो, अगर ये, प्लीज देखिए यहां से ध्यान से देखिए क्या चीज हो रहा है। एक 2m मास है, अगर ये m मास, चारों मास mm होता तो क्या होता? ये m मास होता, ये भी m मास होता, ये भी m मास होता, और ये भी m मास होता। ये m0 मास, तो वैल्यू क्या होता? 0। ये बात क्लियर हो रहा है? ये मास इधर, ये मास इधर, ये दोनों कैंसिल कर देता। ये मास m इधर, ये मास m इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता कि नहीं? तो फोर्स होता 0। लेकिन अब एक यहां पे 2m है तो एक मास और यहां पे रख दिया, एक मास यहां पे
2m है, तो एक मास यहां पे रख दिया, तो अब ये सिचुएशन बन गया, ये वाला ये बन गया। देखो चारों मास का रिजल्टेंट 0 होता है, तो बच गया सिर्फ ये मास और ये मास। मतलब सिचुएशन जो बना है आखिरकार फाइनल सिचुएशन ये बना है, एम नॉट मास, एक मास यहां बच गया और एक मास यहां बच गया। देखो 2m मास था ना, तो इसको m और m में बांट दिया, इधर भी 2m मास था तो इसको m और m में बांट दिया, एक एक मास लेकर के चारों का 0 कर दिया, तो बच गया इधर से m मास और इधर m मास, है ना। और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री पे दोनों फोर्स जो होता है वो √2f होता है। दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, इक्वल फोर्स √2f होता है। बताया था ना, याद करो। तो ये बताया √2f, तो फोर्स कितना हो जाएगा, √2f। f यहां पे क्या है, ये है gm बाय a बाय √2 का होल स्क्वायर, a बाय √2, यहां से यहां तक a बाय √2 का होल स्क्वायर है। देखो √2 a बाय √2 का होल स्क्वायर है, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइनल, 2√2 gm0 बाय a स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2√2 gm0 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ना लगभग में तो ऑप्शन में ये भी रहेगा वो भी रहेगा, तो वो तो मार्क करके तुम तो अपना भविष्य अंधकार में कर लोगे। अल्लाह नहीं, तो इसमें देखो, अगर आप जानबूझ करके अंधकार में करोगे तो हम लोग तो अपना बेस्ट दे रहे हैं भाई। देखो हम तो अपने ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, आपको हर कोशिश करते रहते हैं कि पूरा लेक्चर जितना मिला है पूरा यूज करें, कभी भी खींचने की कोशिश नहीं करते। कोई सिलेबस का प्रेशर नहीं, ऐसा नहीं भगा रहे हैं पूरा दिन में, सुबह भी बुला लिए शाम में बुला लिए, ऐसा हम नहीं करते, आपको सॉल्व करने का मौका देते हैं। अच्छा देखिए, यहां से एक और बता दीजिए, तुरंत आप बताओगे। इधर मास है 2m, यहां पे मास है 4m, यहां पे 2m और यहां पे 4m, और साइड लेंथ a है। इस बार सही आंसर बताना, और सेंटर पे m0 मास है। बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0 मास क्या होगा। देखो रोटेशंस को, एक काम करो ना, रोटेशंस को फिर से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मेरा लेक्चर देखो, मैं थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन में फिर से पढ़ाना शुरू कर दूं, ताकि तुम्हें फिर से कॉन्सेप्ट आ जाए, आ ही जाएगा है। 4√2 gm स्क्वायर आया, क्या आया 90 डिग्री पे। देखो इधर 2m मास था, इस साइड भी 2m मास था। अगर चारों मास mm होता तो 0 होता, तो इस 2m और 2m को दो पार्ट में बांट लिया, m और m करके, इधर भी m और इधर भी m। देखो m और m दो बार बांटा है ना इधर, तो वो ऊपर वाला 4 तो 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ दो मास नीचे, m और m। तो अब हमने कहा कि m0 मास पे एक फोर्स F इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों 90 डिग्री पे है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल्स 90 डिग्री पे काम करता है। तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट दो फोर्स का 90 डिग्री पे √2f होता है, √a² b² 2ab cos थीटा। थीटा 90 डिग्री होगा तो √f² प्लस f² कितना हो जाएगा, √2f। एकदम भूल गया सब, सिर्फ पढ़ना। देखो पढ़ना शुरू कर दो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। है 4√2 gm कैसे आया, अच्छा इधर आ गया तुम्हारा 2m, इधर 2m, तो इधर से 2 gm0, और इधर क्या हो गया a बाय √2, तो कितना हो गया, और इंटू 2 क्यों किया इसको, क्योंकि
उधर चला चलेगा। और ये √2 कहाँ से? ये तो फोर्स हो गया है ना, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इधर। हाँ, तो डायरेक्ट लिख दिया क्यों? किसका किसका? देखिए यहां से समझिएगा प्लीज। देखिए इधर 2m मास है, इधर 4m है। अपने को पता है कि सब अगर 2m होता तो 0 होता। सारे मास अगर कॉर्नर पे 2m होता तो 0 होता है। इस पे सारे इक्वल फोर्स होते, इधर इधर वाले कैंसिल कर जाते हैं। लेकिन अब ये 4m है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा इस पे 2m, और यहां पर भी 2m, और यहां पे सेंटर पे m0 होगा। अच्छा, ये इतना पता है कि ये भी फोर्स F है, ये भी फोर्स F है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स √2F है, √2F है। अब F की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो F क्या है, ये है gm0 इंटू 2m, gm0 इंटू 2m, m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है ना, तो gm0 इंटू 2m बाई a बाई √2 का स्क्वायर। तो a बाई √2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नीचे आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये √2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4√2 gm0 बाय a स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर होगा। कितने बच्चों का सही था? कोई बात नहीं, गलत है तो सही कर लीजिए। प्लीज बातें नहीं, अब तुम भी बात करने लगे नहीं। m0 मास पे फोर्स बताना है। फाइनल आंसर बताइए जल्दी से। टू gm0 बाय, गलती कर दिया, यही गलती कर दे तो मार्क्स नहीं आ रहा है ना, इसलिए। 4gm0 by a square। 4√3 क्यों? √3 यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन द मास m0 है। देखो साफ क्लियर बात है, इतनी बार सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि इधर से 4m 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 और इसका भी 4m ले ले तो इस m0 पे 0 होगा, इक्वल मास होने पे 0 होता है। तो इधर अगर मैं 4m इसमें से निकाल लूं तो बच गया कितना, 2m। तो इसका जो केस हो जाएगा ये अब बदल जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही जगह पे 2m मास है और यहां पे m0 मास है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a बाई √2 होता है। तो फोर्स एक ही बचा है, तो डायरेक्ट देखो F g m0 इंटू 2m
अब बाई ए बाय √2 का स्क्वायर, तब √2 से इधर से 2 आएगा स्क्वायर पे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 नहीं आ जाएगा, 4g(m0 बाय, इसमें क्या दिक्कत है? आ गया? अच्छा ये बताइए कि ये ए साइड लेंथ है, ए साइड लेंथ है, m0 मास पे 90 डिग्री है, m0 सब जगह m0 मास पे फोर्स बताना है। यू कम ऑन द राइट टाइम। ओके बैठे बैठे बैठे, कोई बात नहीं, लेक्चर देख लेना, ठीक है? अगले दिन आना तो लेक्चर देख के आना। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ पढ़ो, अबे अच्छे से पढ़ो तब ना पार्टी दूँ। तुम दोनों बनाए, हम लगभग तीन हम लोग सब बनाए सही। आप तब तो